गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोक्लामेशन एंड अटैचमेंट के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे उद्घोषणा और कुर्की के बारे में। हम लोग सीआरपीसी का चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 6 है प्रोसेस, आदेशिकाओं के बारे में है। कौन सी आदेशिकाओं के बारे में है? आदेशिका जो उपस्थित होने के लिए, उपसंजात होने के लिए बाध्य करती है, जिसके लिए हम लोग एक प्रोसेस पढ़े थे समन्स, दूसरा प्रोसेस पढ़े थे वारंट। समन्स एंड वारंट हम लोग पढ़े थे, जिसका वीडियो भी आप लोग देखे हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोक्लामेशन के बारे में और अटैचमेंट के बारे में। यह भी उसी प्रोसेस में आता है। हम लोग बात किए थे कि चैप्टर 6 में सेक्शंस 61 से लेकर 90 तक हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से 61 to 69 समन्स के बारे में है। समन्स के बारे में है। 70 से लेकर हम लोग 81 तक बात किए थे वारंट्स ऑफ अरेस्ट के बारे में है। वारंट ऑफ अरेस्ट के बारे में है, गिरफ्तारी के वारंट के बारे में है। ये हम लोग बात किए थे। और आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 82 से, जो प्रोक्लामेशन है और अटैचमेंट है। फिर उसके बाद अभी ही चर्चा करेंगे प्रोक्लामेशन, अटैचमेंट, अटैचमेंट के बाद क्लेम कैसे होगा, और जो इसके अदर रूल्स हैं इस चैप्टर के, उसकी भी चर्चा करेंगे कि क्या साथ साथ समन और वारंट हो सकता है, क्या साथ साथ वारंट प्रोक्लामेशन हो सकता है, क्या एक ही साथ प्रोक्लामेशन एंड अटैचमेंट हो सकता है, क्या समन्स के साथ साथ नॉन अवेलेबल वारंट हो सकता है। इन तमाम प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए पूरा प्रोसेस भाग 6, ये जो चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 अध्याय जो 6 है आपके सीआरपीसी का, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, इंटायर कॉन्सेप्ट आपके सामने रखूंगा। तमाम वो सवाल जो न्यायिक सेवा परीक्षा में या किसी भी जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस में या एपीओ परीक्षा में पूछे जाएंगे, उन तमाम सवालों पर इस पार्ट में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसलिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। इंटायर प्रोसेस का कॉन्सेप्ट हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं टॉपिक पे। अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रोक्लामेशन। प्रोक्लामेशन क्या है? उद्घोषणा और अटैचमेंट, उद्घोषणा एवं कुर्की के बारे में चलेंगे। देखिए, आपका समय बर्बाद ना हो इसके लिए मैंने पहले से ही लिख दिया है बोर्ड पर। आते हैं सीधा, हम लोगों का आज का टॉपिक है प्रोक्लामेशन एंड अटैचमेंट। प्रोक्लामेशन एंड अटैचमेंट, प्रोक्लामेशन एंड अटैचमेंट, उद्घोषणा तथा कुर्की आज का टॉपिक है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 82 एंड 83। सेक्शन 82 देखिए क्या है। सेक्शन 82 जब इशुइंग कोर्ट, देखिए यहां उस इशुइंग कोर्ट की बात कर रहे हैं। किस इशुइंग कोर्ट? जो आपका समन्स इशू किया था, वारंट इशू किया था। ये नहीं समझिएगा कि कोर्ट का मतलब क्या, कोर्ट में बैठने वाला पीठासीन पदाधिकारी ही हो, नहीं। पीठासीन पदाधिकारी आते जाते रहेंगे। हम कोर्ट की बात कर रहे हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की बात नहीं कर रहे हैं। कभी कभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं और पूछते रहते हैं कि सर इशुइंग कोर्ट का क्या मतलब है। यहां समझ लीजिए, कोर्ट में बैठने वाले पीठासीन पदाधिकारी आते जाते रहते हैं। सपोज करिए कि आप पीठासीन पदाधिकारी है, आप न्यायाधीश है, आप इस न्यायालय में आपकी प्रतिनियुक्ति हुई है, आप आए हैं, आपने समन्स का ऑर्डर पारित कर दिया है। अब दूसरे पीठासीन पदाधिकारी आ गए, कोर्ट वही है, कोर्ट वही है, पीठासीन पदाधिकारी बदल गए, तो इशुइंग कोर्ट से तात्पर्य उस कोर्ट से है, उस कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शनल कोर्ट से है। तो इशुइंग कोर्ट हम लोग बात कर रहे हैं अभी सेक्शन 82 धारा 82 पर। धारा 82 में है कि इशुइंग कोर्ट यानी जारी करने वाला न्यायालय जो वारंट जारी किया है, जो क्या जारी किया है? वारंट जारी किया है। इशुइंग कोर्ट ने जो समन जारी किया और जो वारंट जारी किया, वही कोर्ट आज प्रोक्लामेशन करेगी, वही कोर्ट अटैचमेंट करेगी। सेम कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो इसलिए आप धारा 82(1) जब पढ़ेंगे अपने एक्ट में, तो पाएंगे उसमें इशुइंग कोर्ट जो है वही कोर्ट जो वारंट इशू किया था। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ कोर्ट। ये देखिए जो भी लिखा है बोर्ड पर, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर कोई शब्द ना दिखे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको उसको फिर से एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जो भी शब्द लिखे गए हैं ये कीवर्ड है, उस सेक्शंस के कीवर्ड को लिखे गए हैं। और कीवर्ड को समझना, अगर हम लोग समझ गए हैं, समझना आसान हो जाएगा, पूरा चैप्टर को समझना आसान हो जाएगा, पूरे प्रोविजन को समझना आसान हो जाता है। तो आइए देखते हैं धारा 82
कोर्ट इशूइंग कोर्ट जो कोर्ट वारंट इशू किया है, जो कोर्ट वारंट इशू किया है, वही कोर्ट उस कोर्ट को विश्वास करने का कारण हो गया है। अगर रीजन टू बिलीव है, विश्वास करने का कारण हो गया है, कैसे विश्वास करने का कारण हो जाएगा उस कोर्ट को? जिस कोर्ट ने समन्स किया, जिस कोर्ट ने वारंट किया, वही कोर्ट आज प्रोक्लामेशन कर रही है। तो वो जो वारंट जारी करने वाला न्यायालय है, गिरफ्तारी का वारंट जारी करने वाला न्यायालय है, उस न्यायालय को कैसे विश्वास करने का कारण हो जाएगा? अभी देखिए, विश्वास करने का कारण, रीजन टू बिलीव हम लोग पढ़े हैं, धारा 26 भारतीय दंड संहिता में हम लोग पढ़े थे। विश्वास करने का कारण शब्द परिभाषित है। तो अगर उस कोर्ट को रीजन टू बिलीव हो गया, जो कोर्ट वारंट इशू किया है, तो मैं बात कर रहा था विश्वास कैसे हो जाएगा। तो उसको भी विश्वास हो जाएगा अगर उसको विश्वास अभिलेख पर उपस्थित तथ्य परिस्थितियों से नहीं होता है, अभिलेख पर उपस्थित सामग्रियों से नहीं होता है, तो वो साक्ष्य भी ले सकता है, एविडेंस भी ले सकता है। कौन कोर्ट? जिस कोर्ट को प्रोक्लामेशन करना है वह कोर्ट एविडेंस भी ले सकता है। ये शब्द लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, कीवर्ड है, एविडेंस भी ले सकता है, लेगा नहीं, एविडेंस भी ले सकता है। इशूइंग कोर्ट एविडेंस भी ले सकता है, नहीं भी ले सकता है, नहीं भी ले सकता है। अगर उसको विश्वास करने का कारण हो गया है, क्या विश्वास करने का कारण हो गया है? विश्वास करने का कारण हो गया है यह कि जिसके विरुद्ध वारंट इशू किया गया था, जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट इशू किया गया था, वो फरार हो गया है, वो छिप गया है, वो एब्सकॉन्ड हो गया है, या वो कंसील कर रहा है, छुप रहा है, गिरफ्तारी से छुप रहा है, न्यायालय से भाग रहा है, न्यायालय की आदेशिका का निष्पादन ही नहीं होने दे रहा है, वह फरार हो गया है, वह छिप गया है, तो न्यायालय लिखित रूप में प्रोक्लामेशन कर सकती है। और न्यायालय लिखित रूप में उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रोक्लामेशन कर सकती है, और जिसके विरुद्ध प्रोक्लामेशन करेगी उसको हम लोग कहेंगे प्रोक्लेम्ड पर्सन। ध्यान रखिएगा, धारा 82 क्लाउज 1 कीवर्ड प्रोक्लेम्ड पर्सन। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। मैक्सिमम छात्र गलती करते हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर लिख देते हैं, नहीं, प्रोक्लेम्ड पर्सन। धारा 82(1) में क्या है? प्रोक्लेम्ड पर्सन है। तो ये प्रोक्लेम्ड पर्सन हो जाएगा। क्या रिटेन में उद्घोषणा करेगी न्यायालय? न्यायालय रिटेन में उद्घोषणा करेगी। आज यदि उद्घोषणा कर रही है तो न्यायालय उसमें उद्घोषित करेगी कि आज से 30 दिन के भीतर इस न्यायालय में इस समय पर इस तारीख को उपस्थित हो जाओ। यही उद्घोषणा करेगी, डेट देगी, और प्रोक्लामेशन के तिथि से 30 दिन के बाद की डेट देगी, और ये डेट देगी कि इस समय पर इस स्थान पर हाजिर हो जाओ। प्रोक्लेम्ड पर्सन से यही अपेक्षा भी की जाती है कि न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि, निर्धारित समय, निर्धारित स्थान, निर्धारित तिथि को हाजिर हो जाओ, यही अपेक्षा की जाती है, और यही प्रोक्लामेशन की जाएगी। अब हम लोग पढ़ेंगे धारा 82 का 1 यदि सिखाता है कि ठीक है प्रोक्लामेशन तो कर देंगे, न्यायालय कर देगी, करेगी कैसे? सीआरपीसी पढ़ रहे हम लोग, पहले ही बात किए हुए हैं, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। एक एक प्रक्रिया आपको इसमें मिल जाएगी। क्या करना है, अपनी इच्छा से कुछ नहीं करना है, कैसे करना है वो भी ढंग हम लोग सीखेंगे। ढंग क्या है देखते हैं आगे। इसका 82 का खंड 2 है, धारा 82 का खंड 2 है पब्लिकेशन के बारे में। क्या है पब्लिकेशन? पब्लिकेशन का क्या ढंग है जरा देखिए। पब्लिकेशन के ढंग के बारे में बताता है, पब्लिक रीडिंग होगा भाई, लोक पाठन होगा। लोक पाठन क्या होता है? पब्लिक रीडिंग। अरे जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट निकला है उसके विरुद्ध लोक पाठन करवा दो। पहले तो डुगडुगी पिटाता था, अनाउंस करवा दो, एकदम पब्लिक प्लेस पर रीडिंग करवा दो, यही लोक पाठन कहलाता है। पहले डुगडुगी पिटता था, वारंट निकला हुआ है, किसी के विरुद्ध प्रोक्लेमेशन हो रहा है, अब माइक से बोलवा दो, प्रोक्लेमेशन हो गया, लोक पाठन हो गया। लोक पाठन होगा पब्लिक रीडिंग के द्वारा। एक ढंग पब्लिकेशन का सीआरपीसी में है पब्लिक रीडिंग, लोक पाठन। अब दूसरा है पब्लिक रीडिंग के बाद एफिक्सेशन। कहां एफिक्सेशन होगा? कहां चस्पा करेंगे? कहां चस्पा करेंगे? कहां चस्पा करेंगे? देखिए, सहज दृश्य स्थल पर चस्पा कीजिएगा। मैं बता रहा हूं, सब कुछ लिखा हुआ है। सहज दृश्य स्थल पर चस्पा करिएगा, कंस्पिक्यूअस पार्ट पर, सहज दृश्य स्थल पर, कंस्पिक्यूअस पार्ट पर, कंस्पिक्यूअस प्लेस
पर, मतलब उस भाग में जो सहज दृश्य हो, उस स्थान में जो सहज दृश्य हो, सहज दृश्य हो, यानी जहां वो आदमी निवास करता है ना, जो निवास स्थल है, निवास स्थल के उस भाग में चस्पा करना जो आदमी आराम से देख ले। मेरा ये घर है, अब घर पे आओ, इधर कॉर्नर पे चस्पा कर दो, कौन देखेगा साहब? बाथरूम में चस्पा कर दो, चस्पा कर दो, कौन देखेगा साहब? मेन गेट के सामने चस्पा कर दो, कोई नोटिस बोर्ड लगा हुआ वहां चस्पा कर दो, तो वो सबके सामने, यानी घर में जब हम लोग घुसते हैं तो एकदम जो प्रथम दृष्टि पड़ती है वही सहज दृश्य स्थल है, सहज दृश्य स्थल है वहां, या उस प्लेस पर, गांव में, जिस गांव में अभियुक्त जिसको तुम चाहते हो कि गिरफ्तार करके मंगवा ले, तुम न्यायालय हो, तो उसके गांव में जहां वो निवास करता है, उसी के गांव में एकदम जो सहज दृश्य स्थल हो, जहां पे चौपाल लगती हो, जहां लोग बैठते हो, वहां पे चस्पा करवा दो। ये भी प्रोक्लामेशन का एक ढंग है। दूसरा है एफिक्सेशन। कहां भाई? तो ये तो सहज दृश्य स्थल कंस्पिक्यूअस पढ़े ही है, ये कोर्ट के उस भाग में जहां लोग न्यायालय में आए तो बैठते हो, देखते हो, क्योंकि न्यायालय में भी सभी लोग आम जन जिले के आते जाते रहते हैं, वहां से भी प्रोक्लामेशन, वहां भी सहज दृश्य स्थल पर चस्पा करवा दो। ये तीन ढंग धारा 82 के क्लॉज 2 में है। धारा 82 2 में आपको 3 ढंग है पब्लिकेशन का, एक पब्लिक रीडिंग, दूसरा फिक्सेशन, तीसरा भी अफिक्सेशन। कोर्ट में अफिक्सेशन, गांव में, उसके घर पर और गांव में, और पब्लिक रीडिंग। ये 3 ढंग हम लोग पढ़े पब्लिकेशन का। किसके विरुद्ध? जिसके विरुद्ध आप समन वारंट इशू किए थे, वो नहीं आया तो ये प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ रही है। अगर वह उपस्थित हो जाता तो आपको यह प्रक्रिया नहीं अपनानी पड़ती। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका तीसरा 82 का खंड 3। 82 का खंड 3 हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये इशुइंग कोर्ट है ना, इशुइंग कोर्ट को कुछ ड्यूटी भी है भाई। इशुइंग कोर्ट अगर प्रोक्लामेशन की है लिखित रूप में, तो उसको अपना कथन दर्ज करना होगा, स्टेटमेंट दर्ज करना होगा। इशुइंग कोर्ट स्टेटमेंट दर्ज करेगी। क्या स्टेटमेंट दर्ज करेगी? कि अमुक अभियुक्त के विरुद्ध प्रोक्लामेशन हो गया है। कैसे हुआ है? तो 82 के 2(1) ABC, ये देखो 82 क्लॉज 1 में तो प्रोक्लामेशन तुम किए हो, और दूसरे में ये 3 ढंग बताए हैं। तो कैसे आप किए हैं, इसका स्टेटमेंट आप लिखना होगा। आप मैजिस्ट्रेट हैं, इशुइंग कोर्ट है, आपको ऑर्डर शीट पर लिखना होगा कि प्रकाशन इस रीति से हो गया है। स्टेटमेंट दीजिए, दस्तखत कीजिए, वो आपको लिखना होगा कि सम्यक प्रकाशन हो गया है। किस ढंग से हुआ है, वो ढंग के साथ। और जानते हैं ये कंक्लूसिव एविडेंस होगा। हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पढ़े थे, मे प्रिज्यूम सेल प्रिज्यूम कंक्लूसिव एविडेंस, मे प्रिज्यूम सेल प्रिज्यूम ऑन कंक्लूसिव एविडेंस। तो ये कंक्लूसिव एविडेंस होगा यदि उस कोर्ट के द्वारा, जो कोर्ट प्रोक्लामेशन कर रही है उसके द्वारा लिख दिया जाता है कि ड्यूली इसका निष्पादन हो गया, पब्लिकेशन, प्रकाशन हो गया है, सम्यक प्रकाशन हो गया है, तो ये कंक्लूसिव एविडेंस होता है। कंक्लूसिव एविडेंस होता है। कंक्लूसिव प्रूफ एविडेंस क्या होता है समझ लीजिए, जिसको खंडन भी नहीं कर सकते, एडिशनल एविडेंस की भी अपेक्षा नहीं की जा सकती है, वही कंक्लूसिव एविडेंस होता है। तो कोर्ट के द्वारा यह रिकॉर्ड कर दिया जाना स्टेटमेंट कि सम्यक प्रकाशन हो गया है, कंक्लूसिव एविडेंस कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे 82 का चौथा खंड। चौथा खंड है कि ये पब्लिकेशन जो हुआ है, देखिए साहब, प्रकाशन हो गया है, हाँ, एक्यूज्ड के खिलाफ, ठीक है। जिस एक्यूज के खिलाफ पब्लिकेशन हुआ है, वो एक्यूज किस ऑफेंस का ऑफेंडर है, किस अपराध का अपराधी है, वो जो किस ऑफेंस में वो आया है, वो ऑफेंस किस धारा के तहत पनिशेबल है। जरा देखिएगा, मानव जीवन के विरुद्ध अपराध धारा 302 और धारा 304 याद होगा। ये हत्या का दंड इसमें है 302 में, कल्पेबल होमिसाइड का दंड है। यानी अपराधी किस अपराध से, किस ऑफेंस में दंडनीय अपराध किया है, तो धारा 302, 304, 364, 367, 364, 367, 382 संपत्ति के विरुद्ध देखिए अपराध है 392 से 400 और 402।
436, 449, 459 और 460। इसको याद रखना। धारा 302, 304, धारा 302, 304, 364, 367, 364, 67, 382 से लेकर पूरा 382 और 392 से लेकर 400 तक, और 402 और 436, 449, 459 और 460। इसको याद रखना। ये ऑफेंस है, इस धारा के तहत पनिशेबल ऑफेंस है। अच्छा, प्रोक्लामेशन कर दिए जी, कर दिए 82 में जो प्रोक्लामेशन था कर दिए। करने के बाद क्या ये उपस्थित नहीं हुआ? नहीं साहब, नहीं हुआ। फेल टू अपीयर, उपस्थित नहीं हो सका। अच्छा, तब इसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दो। क्या डिक्लेयर कर दोगे? उद्घोषित अपराधी घोषित करो, उद्घोषित अपराधी घोषित कर दो, उद्घोषित अपराधी घोषित कर दो, उद्घोषित प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। यहां हम लोग क्या पढ़े थे? प्रोक्लेम्ड पर्सन। यहां क्या पढ़ रहे हैं? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। धारा 82 के खंड 4 में क्या डिक्लेयर होता है? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर होता है। और कैसे डिक्लेयर करे भाई? ये डिक्लेरेशन का क्या मोड होगा? डिक्लेरेशन का मोड होगा धारा 82 क्लाउज 2 एंड 3। अच्छा, यानी यही ढंग होगा। पब्लिक रीडिंग, एफिक्सेशन, एफिक्सेशन, यानी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी जो डिक्लेयर करोगे वो इसी तरीका से करोगे जो 82 में लिखा गया है। और उसमें भी कोर्ट को लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट देना पड़ेगा, उनको स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि हाँ, धारा 82 के 2 के तहत पब्लिकेशन, इस बात का डिक्लेरेशन हो गया है। यहाँ पब्लिकेशन जो ढंग पढ़े थे, यहाँ पब्लिकेशन है और यहाँ तो डिक्लेरेशन हो गया है। ये बात है धारा 82 के खंड 4 में डिक्लेरेशन है। धारा 82 के खंड 4 में पढ़ेंगे, ये डिक्लेरेशन है। अब हम लोग देखते हैं धारा 82 पढ़ने के बाद इसमें देखते हैं इसका 5वां खंड जो हम लोग पढ़े, इसका 5वां खंड जो पढ़े कि इसको आप क्या करते हैं कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का जो डिक्लेरेशन करते हैं उसका ढंग आपने पढ़ा कि 82 के खंड 2 और 3 के तहत होगा। ये हम लोग पढ़े। ये 5वां खंड है इसका, ये 5वां खंड है, ये 5वां खंड है। यानी 82 में कुल कितने खंड है? 5 खंड है 82 में। और डिक्लेरेशन जो कोर्ट के द्वारा होगा इसके तहत ये 82(4) में ये कैसे होगा? तो ये 82 का खंड 5 कहता है कि इसी प्रक्रिया से होगा जो प्रक्रिया यहाँ दिखाया गया है, यहाँ दिखाया गया है। ये 2 और 3 यहाँ भी अप्लाई होगा। यानी 82 में हम लोग कुल 5 खंड पढ़े। फिर से एक बार रिवाइज करते, एक एक सेंटेंस में, एक एक वर्ड में। 82 के 1 में है कि अगर इशूइंग कोर्ट को रीजन टू बिलीव हो जाता है तो वो क्या करेगी? क्या करेगी? प्रोक्लामेशन करेगी। क्या प्रोक्लामेशन करेगी? कि प्रोक्लामेशन की तिथि से 30 दिन के बाद, प्रोक्लामेशन की तिथि के बाद का ही डेट दीजिएगा, उसके बाद से 30 दिन का समय दीजिएगा। 30 दिन के भीतर इस स्थान पर इस समय में तुम उपस्थित हो जाओ। अब 82 के 2 में हम लोग पढ़े कि प्रोक्लामेशन कैसे होगा, उसका ढंग पढ़े हैं, 3 ढंग पढ़े हैं। एक पब्लिक रीडिंग पढ़े हैं, पब्लिक रीडिंग पढ़े हैं, कैसे पब्लिक रीडिंग के तहत होगा। दूसरा एफिक्सेशन पढ़ रहे हैं कि गांव में उसको जाके सहज दृश्य स्थल पर या उसके घर के सहज दृश्य स्थल पर। और तीसरा एफिक्सेशन पढ़े हैं कि कोर्ट में सहज दृश्य स्थल पर। उसके बाद इसका तीसरा खंड 82 का पढ़े हैं कि ये जो आप एफिक्सेशन किए हैं इसी बात का इस बात को स्टेटमेंट लिख दीजिए, कोर्ट लिख देगा कि इसका सम्यक निर्वहन हो गया है, सम्यक प्रकाशन हो गया है। और 82 के खंड 4 में है अगर ये ऑफेंस है, 302 है, 304 है, 364 है, 367 है, उसके बाद 382 है, देखिए 392 से लेके 400 तक है, 402 है, 436 है, 449 है, 459 है, 460 है। अगर इस ऑफेंस के तहत दंडनीय अपराध का आरोपी है और अगर वह उपस्थित नहीं हो रहा है तो आप
फेल टू अपीयर है, उपस्थित होने में असफल है, तो आप उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दीजिए। तो कैसे डिक्लेयर करेंगे? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर तो कर देंगे 82 के 4 में, लेकिन कैसे करेंगे उसका डिक्लेरेशन फिर 5 में दिया हुआ है। डिक्लेरेशन है, मोड है 82, 2 और 3 डिक्लेरेशन का मोड है जो धारा 82 के 5 में दिया हुआ है, यानी 5वां खंड है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे कुर्की। ये था हमारा प्रोक्लेमेशन। अगर इसके पार्ट को पढ़िएगा, अगर कोई पार्ट समझ में ना आए या थोड़ा समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, अगर नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको क्लियर करने का कोशिश करूंगा। अभी हम अब पढ़ेंगे 83, 83। अब देखिए 83 क्या है? वही कोर्ट जो कोर्ट प्रोक्लामेशन इशू की है, वही कोर्ट जो कोर्ट प्रोक्लामेशन इशू की है। ये कोर्ट एट एनी टाइम, कब से? आफ्टर द प्रोक्लामेशन अंडर सेक्शन 82 ऑफ द सीआरपीसी, धारा 82 के तहत उद्घोषणा करने के बाद, धारा 82 के तहत उद्घोषणा करने के बाद यही कोर्ट प्रोक्लेम्ड पर्सन के प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है, अटैचमेंट का आदेश जारी करेगी। कौन कोर्ट? वही कोर्ट जो कोर्ट प्रोक्लामेशन की है ना, प्रोक्लामेशन आज कर दी, आज के बाद कभी भी उस प्रोक्लेम्ड पर्सन के प्रॉपर्टी को कुर्की का आदेश कर सकती है। और कोर्ट की ड्यूटी है कि वो रीजन रिकॉर्ड करेगी अभिलेख पर। अगर वो कुर्की करती है कोर्ट, तो उसको रीजन रिकॉर्ड करना होगा, कारण नहीं लिखेगा, कारण कि प्रोक्लेम्ड पर्सन के अगेंस्ट में प्रोक्लेमेशन हो गया है, अभी तक उपस्थित नहीं हुआ है, इसकी संपत्ति को कुर्की करना अनिवार्य हो गया है, तो अनिवार्य कीजिए, कुर्की कीजिए। लेकिन इसमें एक परंतु भी है 83 में। परंतु कहता है कि जिसके अगेंस्ट तुम प्रोक्लामेशन किए थे ना, वो व्यक्ति अपनी संपत्ति को, देखो वो कोर्ट अगर ये सेटिस्फाइड हो जाए, कोर्ट कैसे संतुष्ट होगी? पहले ये बात, कोर्ट संतुष्ट होगी या तो एफिडेविट मिलेगा या अन्यथा कोर्ट संतुष्ट हो जाएगी। क्या संतुष्ट हो जाएगी? कि जो प्रोक्लेम्ड पर्सन है ना, ये अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर रहा है या रिमूव कर रहा है। डिस्पोज कर रहा है या रिमूव, मतलब उस जुरिस्डिक्शन से। रिमूव का क्या मतलब? कि मैं इश्यूइंग कोर्ट मेरे जुरिस्डिक्शन से हटा रहा है, यही होता है रिमूव, हटाना। माने एक जुरिस्डिक्शन से, न्यायालय के जुरिस्डिक्शन से हटा रहा है। या डिस्पोज करना, तो आप जानते ही हो, सेल कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ये भी डिस्पोजल है। तो डिस्पोजल कर देना या रिमूव करना पूरे प्रॉपर्टी को, नहीं भाई पूरा या उसके किसी अंश को। अगर प्रोक्लेम्ड पर्सन संपूर्ण संपत्ति को या अपने किसी संपत्ति के अंश को डिस्पोजल या जुरिस्डिक्शन से हटा रहा है, रिमूव करता है, तो आप जान लीजिए, अगर ऐसा विश्वास कोर्ट को हो गया है, कोर्ट संतुष्ट हो गई है, तो आपकी संपत्ति को, प्रोक्लेम्ड पर्सन के संपत्ति को कुर्की का आदेश कर सकती है। एक दूसरा, अगर ऐसा संतुष्ट हो गई है, पहला बात तो आप कर लीजिए कि प्रोक्लेम्ड पर्सन, ये प्रोक्लेम्ड पर्सन के प्रॉपर्टी को अटैचमेंट का आदेश सुप्रीम कोर्ट कर देगी। लेकिन उसका परंतु है कि कोर्ट यदि संतुष्ट हो जाती है एफिडेविट पर या अदरवाइज कि प्रोक्लेम्ड पर्सन अपने प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर रहा है या रिमूव कर रहा है, संपूर्ण संपत्ति को या इसके किसी अंश को, तो साथ साथ, परंतु में कहता है साथ साथ, साइमल्टेनियसली, साथ साथ धारा 82 के तहत उद्घोषणा भी करेगी, प्रोक्लेमेशन भी करेगी और 83(1) के तहत कुर्की भी करेगी, अटैचमेंट भी करेगी, कर सकती है। हम लोग इस प्रकार 83 में पढ़े कि जो कोर्ट उद्घोषणा करती है उपस्थित होने का, वो उद्घोषणा के बाद कभी भी किसी भी समय एट एनी टाइम संपत्ति की कुर्की करती है। लेकिन परंतु में कहता है कि अगर कोर्ट अगर संतुष्ट हो जाती है एफिडेविट या अदरवाइज कि नहीं तो पर्सन जो है रिमूव कर रहा है हमारे जुरिस्डिक्शन से, इस संपत्ति को डिस्पोज कर रहा है, तब वह क्या करेगी, साथ साथ कुर्की भी, प्रोक्लामेशन भी करेगी और कुर्की का भी आदेश कर देगी। अब देखिए दूसरा है कुर्की का ढंग बताता है। 82 के 2 में हम लोग पढ़ते प्रोक्लामेशन का ढंग, कुर्की का ढंग कहता है, सुनिए, अगर आप अटैचमेंट विद इन द जुरिस्डिक्शन कर रहे हैं, जिले के अंदर कर रहे हैं, तब तो ठीक है कर लीजिए। लेकिन अगर जिले के बाहर कर रहे हैं तो आपको इंडोर्समेंट की जरूरत होगी।
कुर्की करने के लिए उस जिले के डीएम का इंडोर्समेंट दृष्टांकन का जरूरी होगा, तभी ये ऑथराइज्ड माना जाएगा आपका ऑर्डर। ये ढंग बताता है। तीसरा खंड बताता है कुर्की होगा कैसे। ये तो एक एडिशनल रिक्वायरमेंट बता दिया कि जिला में कर लो, जिला के बाहर करना है तो ठीक है, डीएम का एंडोर्समेंट हो जाएगा। ये कुर्की का ढंग बताता है। अगर प्रॉपर्टी कोई डेप्ट या मूवेबल प्रॉपर्टी है तो कहता है अटैचमेंट होगा बाय सीजर, जब्त कर लो भाई। रिसीवर का अपॉइंटमेंट कर लो, रिसीवर का अपॉइंटमेंट कर लो, प्रापक की नियुक्ति कर लो, रिटर्न ऑर्डर जारी करो। लिखित आदेश क्या जारी करोगे? लिखित आदेश के द्वारा रोक दो, प्रोहिबिट डिलीवरी, परिधान पर रोक लगा दो, होल्ड लगा दो, बैंक में पैसा रोक लगा दो, रोक लगा दो, नहीं लेगा। कहीं कुछ भी है उसका, उस पर रोक लगा दो, अपना रिसीवर अपॉइंट करके रिसीव करा लो, जब्त कर लो। ये है एक तरीका। ये 3 तरीका है, इसमें से सबके द्वारा या इस ऊपर में से कोई 2 के द्वारा आप अटैचमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर प्रॉपर्टी इमूवेबल हो, लैंड हो, इमूवेबल में भी लैंड है, तो डीएम का फिर यहां इंडोर्समेंट जरूरी है, डीएम के माध्यम से होगा। या ये जो तरीका बताए गए हैं इसमें से कोई एक नहीं 2 या सब के द्वारा कर सकते हो। क्या है? भूमि के मामलों में कब्जा ले लो, भूमि है कब्जा ले लो, रिसीवर अपॉइंट कर दो, अन्य कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है रिसीवर अपॉइंट कर दो, रिटर्न ऑर्डर, प्रोहिबिटरी ऑर्डर जारी कर दो, पेमेंट पर, डिलीवरी पर, सब पर रोक लगा दो, सब पर रोक लगा दो। इस प्रकार हम लोग कुर्की करा सकते हैं, कुर्की का एक्सक्यूशन करा सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर कोई ऐसी वस्तु है जिसकी जीवन समाप्ति हो जाएगी, पेरिसेबल प्रॉपर्टी है, तो उसका बिक्री का आदेश कर दो, बिक्री करा दो, नहीं तो नष्ट हो जाएगा संपत्ति। और इसका छठा खंड है कि रिसीवर की वही शक्ति होगी 83 क्लॉज 3 में, यही जो रिसीवर है, यहां जो रिसीवर है 83 क्लॉज 4 में, वही शक्ति होगी जो शक्ति रिसीवर को सीपीसी में प्राप्त है, धारा 94 डी में और ऑर्डर 40 के रूल 1 से 5 तक में। यानी रिसीवर से संबंधित प्रावधान सीपीसी के ऑर्डर 40 के रूल 1 से 5 तक में दिए गए हैं। धारा 94 के डी में रिसीवर के बारे में है और ऑर्डर 40 के रूल 1 to 5 में रिसीवर के बारे में है। और सीआरपीसी में अभी हम लोग देखे 83 के 3 में है, 83 के 4 में है, 83 के 3 के बी में है, 4 के बी में है और धारा 146 में भी है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं कुर्की। मुख्य प्रश्न इसमें क्या हो सकता है? क्या उद्घोषणा के साथ साथ कुर्की का भी आदेश किया जा सकता है? हाँ, परंतु लिखना होगा कि अगर कोर्ट शपथ पत्र पर या अन्यथा समाधान हो जाता है कोर्ट को कि प्रोक्लेम्ड पर्सन प्रॉपर्टी को, अपने संपूर्ण प्रॉपर्टी को या उसके किसी पार्ट को डिस्पोज करने वाला है या न्यायालय के जुरिडिक्शन से रिमूव करने वाला है, तो साथ साथ उद्घोषणा के साथ साथ कुर्की का आदेश भी किया जा सकता है। क्या जिले के बाहर अपने क्षेत्राधिकार जहां है आप, उस जिले के बाहर अगर कुर्की का एक्सक्यूशन कराना है तो बगैर उस जिला के डीएम के इंडोर्समेंट का हो सकता है? नहीं हो सकता है सर। कुर्की का क्या क्या ढंग होगा ये हम लोगों ने पढ़ लिया, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में और मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, दोनों बारे में हम लोग पढ़ लिया। ये मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में है और डेप्ट के बारे में है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में है। तो ये लाइव स्टॉक जो है, जो नश्वर चीजें हैं, जो नष्ट होने वाली चीजें हैं, संपत्ति हैं, पेरिसेबल प्रॉपर्टी हैं, जो विनश्वर प्रकृति की हैं, जिसका नष्ट हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, तो न्यायालय उसको तुरंत बिक्री का आदेश कर देगी। और न्यायालय बिक्री का आदेश करने के बाद जो उससे आय आएगी उसको अपने अधीन जमा करवा देगी, न्यायालय जमा करवा देगी। ये हम लोग कुर्की के 83 के क्लॉज 5 में पढ़े और 6 में हम लोग पढ़े कि कुर्की, ये जो रिसीवर होंगे, जो रिसीवर 83 के क्लॉज 3 में है, कुर्की करने के लिए आप रिसीवर का अपॉइंटमेंट करते हैं,
4 में है रिसीवर का अपॉइंटमेंट करते हैं। ये रिसीवर वही है जो सीआरपीसी, जो हम लोग सीआरपीसी में पढ़ रहे हैं, वही शक्ति है जो रिसीवर सिविल प्रोसीजर कोड में होता है, धारा 94 डी या ऑर्डर 40 रूल 125 में। इस प्रकार हम लोग कुर्की से संबंधित प्रावधान और उद्घोषणा से संबंधित प्रावधान पढ़े। अब क्या है हम लोगों को पढ़ना है, कुर्की हो गई संपत्ति की। अब कुर्की वाला संपत्ति का क्लेम करना है। आप हैं कौन? मैं प्रोक्लेम्ड पर्सन हूं, मुझे क्लेम करना है। कुर्की करने गए, मेरे भाई का प्रॉपर्टी आप कुर्क कर लिए, मेरे को-शेयरर का प्रॉपर्टी कुर्क कर लिए, मेरे वाइफ का प्रॉपर्टी कुर्क कर लिए। उसका क्लेम कैसे करेंगे, उस क्लेम के बारे में पढ़ेंगे एवं तमाम सवाल हैं। साथ साथ समन और वारंट हो सकता है कि नहीं, यानी अदर रूल रिगार्डिंग प्रोसेस जो है हम लोग पढ़ेंगे अब अगले क्लास में। तब तक हम इजाजत चाहते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे पूरा जो इस चैप्टर का जो बचा हुआ पार्ट है जो 84 से लेकर और 90 तक होगा। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। थैंक यू।